नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान लगातार सुर्खियों में बने हैं, बल्कि कहिए कि लगातार सुर्खियां बना रहे हैं। अखिलेश यादव से आजम खान ने अकेले मुलाकात की, बिना किसी समाजवादी पार्टी के नेता के। लेकिन समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी के नेता या कहें कि दूसरे खेमों के नेता उनसे मिल रहे हैं, और इनमें सबसे जो बड़ा नाम है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का। बड़ा इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के विरोधी हैं, लगातार जुबानी हमले अखिलेश यादव पर करते हैं। उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आजम खान ने हाल में लगभग 2 घंटे लंबी बैठक की। ये मुलाकात मीडिया और सियासी गलियारों में चर्चा का बड़ा कारण बनी हुई है, खासतौर पर इसलिए भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो तमाम फोटो आजम खान से मुलाकात के वो साझा किए, बयानों की बातें की, और जिस तरह की बातें उन्होंने कही वो ऐसा लग रहा था कि जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं को कहनी चाहिए, अखिलेश यादव को कहनी चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजम खान से अपनी नज़दीकी को दिखाते हुए वो सब बातें कही। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात के बाद जो ये माना जा रहा था कि आजम खान के जो तेवर हैं, आजम खान की जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाती हैं आजम खान की, वो सब अब ख़त्म हो गया है अखिलेश से मुलाकात के बाद। लेकिन हालिया मुलाकातों ने उन पर फिर एक सवाल खड़ा किया है। इस पूरी पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, स्वामी प्रसाद मौर्य से आजम खान की मुलाकात जाहिर तौर पर काफ़ी अहमियत रखती है। अगर वो सुर्खियों में बनी हुई है तो उसकी वजह है स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव पर हमले करते हैं, और आजम खान से उन्होंने एक लंबी तफसीली बातचीत की, मुलाकात की। आप कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? जी, सुर्खियों की जहां तक बात है, आजम खान जिस दिन जेल से रिहा हुए हैं उस दिन से हर रोज सिर्फ सुर्खी वही है। चाहे स्वामी प्रसाद से मुलाकात हो, चाहे अखिलेश यादव से मुलाकात हो, या जब निकले वो और उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो मैं बीमार हूं और मैं बहुत कुछ दिन आराम करूंगा, मगर आराम करते आजम खान को हमने देखा नहीं। हर रोज 2-4 चैनलों से बातें, हर रोज किसी न किसी से मुलाकात, किसी न किसी बहाने आजम खान सुर्खियों में बने हुए हैं। और ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात जो हुई उसको देखने का अपना बिल्कुल देखना चाहिए। जब दो बड़े राजनेता मिलते हैं तो वो सिर्फ कर्टसी की मुलाकात तो होती नहीं, जरूर कुछ ना कुछ सियासी गुफ्तगू होती रहती है, और वो हुई होगी। निकल के आजम खान ने कुछ नहीं कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। आजम खान साहब ने कहा कि अखिलेश यादव से मैं अकेले मिलूंगा, चपरासी भी नहीं होगा, चाय पानी तक पहले रखवा लिया उन्होंने। और रामपुर के सांसद से अपनी तलखी भी जाहिर कर दी, मैं उन्हें नहीं जानता, मैं उन्हें नहीं पहचानता। तो ये सब कुछ आजम खान का जो तौर तरीका है, ये अपने आप को लगातार सुर्खियों में वो बनाए हुए हैं। और इसका एक दूसरा पहलू ये निकल के आ रहा है कि आजम खान जब से जेल से छूटे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकलाप, अखिलेश यादव की पीडीए की चर्चा, ये सब कुछ घूम फिर के आजम खान के इर्द गिर्द चली गई है। हम लोगों ने पहले भी आपके चैनल पे आपने आजम खान के ऊपर कई दफा बात की, और तब भी एक बात हम कहते रहे कि आजम खान वो चीज है जिनको समझना इतना आसान नहीं है। उनकी बातों को, उनकी हर हरकत को डिकोड करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आजम खान ही सुर्खी हैं, आजम खान ही समाजवादी पार्टी हैं, और आजम खान से मिलना और ना मिलना, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, इंटरव्यू में क्या कह दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी वापस हो जा रही है,
तो आजम खान ने पूरा स्पेस कवर करके रखा हुआ है। और ये उनकी बहुत एक प्लान्ड स्ट्रेटजी है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जो है वो अनायास ये सारी चीजें होती जा रही हैं। हम लोगों ने, मैं फिर दर्शकों को याद दिला दूं, इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमने तब भी ये कहा था कि आजम खां अपना रेलिवेंस इस्टेब्लिश करेंगे। आजम खां अपना रेलिवेंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आजम खां ऐसा ही करते रहेंगे। ये है कुल सूरत हाल। इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है कि सुरक्षा, वायु श्रेणी की सुरक्षा आजम खान को मिल गई। पहले एक टाइम पे ये सुरक्षा उनसे ले ली गई थी, ये कहते हुए कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर खैर वो जेल से बाहर आए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जेल से बाहर आते ही उन्हें सुरक्षा दी गई, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अब उनकी गतिविधियों को देखते हुए, यानी उनसे मेल मुलाकात करने वालों को और भीड़ भड़क्के को देखते हुए उन्हें फिर से वो सुरक्षा दी हुई है। और सोशल मीडिया पर इसे लेकर अटकलें हैं, भाई देखिए बीजेपी ने फिर से आजम खान को सुरक्षा दी, तो ये सुरक्षा कुछ कहती है। इसमें भी आप कुछ देखते हैं? बिल्कुल। देखिए, आजम खान साहब जेल से जब छूटने वाले थे उसके कुछ दिन पहले ये खबरें ऐसे ही हवा में आ रही थी कि कोई ऐसी डील हो गई है जिसके भीतर अब आजम खान छूट जाएंगे। और ये चलता रहता है, ये इस तरह की चकल्लस जो है वो फिजाओं में, पॉलिटिकल फिजाओं में हमेशा चलती रहती है, और तब भी चल रही थी। आजम खान की सबको इंतजार था कि आजम खान निकलेंगे, आजम खान क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आजम खान से जब जब सवाल हुआ सरकार के ऊपर, वो ये तो कहते रहे कि हमारे ऊपर ये मुकदमे लग गए, हमारे ऊपर मैं ये हूँ, मुर्गी चोर हूँ, बकरी चोर हूँ, भैंस चोर हूँ। वो ये भी कहते रहे कि मैं किसी से नहीं डरता, बदला मैं किसी से नहीं लेता, अल्लाह से ने कहा, हमें कहा है कि हमारे पे छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया। ये सब कुछ कहा, मगर जब जब अभी तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने मायावती का जिक्र किया, आप याद कीजिए, उन्होंने कांशीराम का जिक्र किया, मायावती की तारीफें की। आजम खान देखिए तंज करते हैं, उनका लहजा सीधा नहीं होता है, ये भी सही है, लेकिन जिससे नाराज होना होता है वो दिखाई दे जाता है, जिससे खुश रहते हैं वो भी दिखाई दे जाता है। वो हालांकि बड़ा मुश्किल होता है दिखना, लेकिन दिखता है। लेकिन अभी तक बीजेपी के बारे में कोई ऐसी तलखी नहीं दिखाई दी आजम खान के किसी भी बयान में। तो और अब वायु श्रेणी, देखिए सुरक्षा तो ठीक बात है, बड़े नेता हैं, तमाम दोस्त हैं, तमाम दुश्मन हैं, कोई कुछ कर दे आज की तारीख में नहीं कह सकते। मगर अखिलेश यादव से मुलाकात हो गई, स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात है। अब सवाल ये कि अब और किस बड़े नेता से उनकी मुलाकात होगी। और उसके बाद तो क्या, मैं आजम खान को किनारे रखिए, क्या बीजेपी चाहती है कि आजम खान के कॉम्प्रोमाइज वाली थियरी को और हवा दी जाए? इसे अगर देखा जाए कि आजम खान के साथ कोई डील हुई है, उनकी फैमिली, उनके जितने भाई, जाहिर सी बात है कि जितने मुकदमे और उनके पूरे खानदान के ऊपर लगे हुए हैं, वो कोई भी आदमी, मतलब सामान्य आदमी टूटता, सामान्य आदमी कुछ भी करता। लेकिन आजम खान निकलने के बाद उन्होंने ये एहसास कराया कि मैं टूटा नहीं हूं, मैं बिखरा नहीं हूं, मैं हूं, बस थोड़ी तबीयत नासाज है। मगर तबीयत नासाज भी इस तरह से है कि 3 घंटे 4 घंटे वो मीडिया को इंटरव्यू भी देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा है, सेहतयाब रहे, ज्यादा अच्छा है। लेकिन बीजेपी हमेशा ये कोशिश कर रही है कि खबरें सुर्खियों में रहे, और कहीं ना कहीं ये थियरी अपनी जगह बनाती रहे कि आजम खान की कोई डील है। ऑफिशियल कोई लाइन नहीं हो सकती है इसकी, ना मैं कह सकता हूं, ना आप कह सकते हैं नीरज जी। जब तक आजम नहीं कहेंगे या एक्ट नहीं करेंगे, कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की खबरें दाएं बाएं से घूम के आती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात कुछ लोगों के जरूर भरती है कि हाँ शायद ऐसा हुआ हो। और इसीलिए
आप देखिए ना मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आजम खां को लेकर बयान दिया। सिक्योरिटी भी आ गई। आजम है, आजम है, खबरों में है, खबरों के सेंटर में है, सब कुछ है। तो क्या है, ये तो वक्त उन पन्नों को खोलेगा तब समझ में आएगा, मगर फिलहाल तो ये स्ट्रेटजी हर तरफ से अप्लाई है जिसके सेंटर में आजम खां है। नहीं, आजम खान ने ऐसे बयान दिए कि मैं तो समाजवादी पार्टी को छोड़कर, जिन बयानों का ये मतलब निकलता था कि भाई अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात, कांग्रेस के सीपी राय से उनकी मुलाकात, कांग्रेस भले ही साथी हो अखिलेश यादव की पार्टी की, लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक्स के लिए क्या आजम खान का इस्तेमाल हो सकता है क्या? इस तरह की मुलाकातों से क्या ये अब भी आसार जिंदा हैं कि आजम खान अपना कोई और रास्ता तलाश सकते हैं? देखिए नीरज जी, सीपी राय समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। आजम खां भी थे। राय साहब के साथ भी गए मेरे ख्याल से ना, शिवपाल के साथ भी गए थे। और सीपी राय और आजम खां के रिश्ते बहुत पुराने हैं। जब मैं, चूंकि सीपी राय साहब से बातचीत होती रहती है तो मैं ये जानता हूं कि लोगों के रिश्ते क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी लंबी राजनीति हुई है, लंबा, मतलब दोनों राजनीतिक नेता रहे हैं, दोनों विधानसभाओं में साथ रहे हैं। वो एक, मैंने यही कहा ना शुरू में कि शिष्टाचार की भेंट एक अलग चीज होती है, मगर माहौल और कुल मिला के बात यह है कि इन सब से हो क्या रहा है। इन सब से हो ये रहा है कि आजम सेंटर में आ चुके हैं। आजम जो अपना रेलिवेंस बनाना चाह रहे थे उसको वो लगातार दम दे रहे हैं। कांग्रेस, अच्छा, और एक बात और, सियासत है। हमने तो यहां तक देखा है, हम सबने, आपने, हमने, जो लोग खबरों की दुनिया में हैं, कि सुबह और दोपहर में ही फर्क हो सकता है। यह संभावना हमेशा बनी रहती है। हमने देखा कि कहीं चाय पी के कोई गया उठ के और एक बाहर बयान दिया और दोपहर बाद उसने जो है कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति तो संधियों और दुर्भ संधियों का मेल है। लेकिन आजम खान ने समाजवादी पार्टी को मुतमईन किया, लोगों को एक भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लोगों ने भरोसा भी किया, मगर अपनी ही पार्टी के सांसद के लिए ऐसी बातें करना, अपने पार्टी के मुखिया के लिए शर्तें लगा देना जिसको आप बेटे की तरह चाहते हैं, और ये सब कुछ आजम खां की स्टाइल है। और आजम खां ये भ्रम और ये दबाव, मैं ये नहीं कहता कि सीपी राय मिले हैं तो ये कांग्रेस कोई विंडो खोल रही है प्रेशर टैक्टिक्स के लिए। नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आजम खां के लिए मुफीद है ये इस तरह का मैसेज निकलते रहना आजम खां के लिए मुफीद है। और तब और है जब वो समाजवादी पार्टी में हैं, रहेंगे, और उसके बाद वो कितना दबाव बना पाते हैं। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसका जिक्र जरूर कर देना चाहता हूं। आप देखिए, अखिलेश यादव जब आजम खां से मिलने गए तो बरेली तक हवाई जहाज के भीतर बिल्कुल मौलाना मौजूद थे, मौलाना नदवी मौजूद थे। बिल्कुल। तब जबकि ये बयान आ चुका था कि वो आजम खान ने कहा था कि मैं अकेले मिलना चाहता हूं, और बरेली से रामपुर वो नदवी साहब को छोड़ के गए। तो अगर ये भी तो एक संदेश देख लेने की जरूरत है कि नहीं मैं मालूम नहीं, लेकिन देख लेने की जरूरत है कि क्या अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं आजम खां के इस दबाव को, और उन्हें पता है बेहतर कि नदवी साहब से आजम खां के रिश्ते कितने खराब हैं और कितनी आजम नफरत करते हैं नदवी साहब से। लेकिन नदवी को वो तवज्जो उतनी ही दे रहे हैं और आजम के बात का सम्मान भी रख रहे हैं, उनका मान भी रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि
बहुत फ्री हैंड दे दिया जा रहा है कि नहीं साहब, अब पलक पलड़ों पे अब आप ही हैं, हमारे वालिद मरहूम तो रहे नहीं और आप उनके दोस्त हैं तो अब आप ही रहिए। सियासत सियासत होती है और चीजों को तौला जाता है, तौलने के बाद मौके दिए जाते हैं, मौके लिए जाते हैं और उसके बाद फैसले किए जाते हैं। यही हो रहा है। नहीं तो मैं आपसे यही सवाल करने वाला था, जिस तरह से मोहिबुल्लाह नदवी अपने इंटरव्यूज में पलटवार कर रहे हैं आजम खान पर। पलटवार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले आजम खान ने मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर जो भी ये बयान दिए, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं टाइप के बयान दिए। लेकिन अब ये भी एक खबर आ रही है कि सूत्र कह रहे हैं, हमारे कुछ सूत्र कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने नदवी साहब से कहा है कि भैया आप शांत रहिए, ज़्यादा बयानबाजी मत कीजिए। वही जो बात आपने कही वो सवाल की शक्ल में यूं है कि क्या अखिलेश यादव फंस गए हैं क्या दो पार्टों के बीच में, कि आजम खान को भी सीधे कुछ नहीं कह सकते हैं और वो मोहिबुल्लाह नदवी की अहमियत भी समझ रहे हैं, तो दोनों को साध के चलना है, बीच में फंस गए हैं? नहीं देखिए, मोहिबुल्लाह नदवी का जहां तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल करियर का सवाल है, आजम खान के कद के बराबर तो नहीं है, बल्कि यूं कहें कि बस मौके की उपज हैं। कोई बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका उस तरीके से मेरी जानकारी में, जितना मैं उस इलाकों में जितने लोगों से बातचीत करता हूं, ऐसा नहीं है कि मोहिबुल्लाह नकवी इतनी बड़ी सियासतदान है कि अगर वो नाराज हो गए तो बड़ा नुकसान कर देंगे समाजवादी पार्टी का। बहरहाल सांसद तो हैं और एक सांसद अगर नाराज होता है या पार्टी छोड़ता है, नाराज तो एसटी हसन भी हैं, तो क्या ये लोग पार्टी छोड़ेंगे? एसटी हसन ने तो क्लियर कर दिया, लेकिन नदवी साहब ने उतना ही तल्ख बयान दिया आजम खान को लेके, तो ठीक है। तो वो बैलेंस बनाना तो अखिलेश यादव के लिए निश्चित एक टास्क है, जिसने उनके बाकी जो काम चल रहा था, जो पार्टी को लेके और जिस तरह से पीडीए को आगे बढ़ाया जा रहा था, उस पर भी असर डालेगा, उस पर असर डाल रहा है। क्योंकि कंफ्यूजन अभी तक अब आप देखिए, पिछले 2022 के बाद से, 22 के चुनाव के वक्त से अब तक अखिलेश यादव की बात पार्टी में सर्वोपरि रही। अखिलेश के फैसले का ना किसी ने विरोध किया, ना किसी ने कोई बयान दिया, किसी बड़े नेता ने। यानी एक तरीके से बिल्कुल वो फ्री होके अपनी पार्टी पे लगे रहे, स्ट्रेटजी पे लगे रहे और 24 का नतीजा निकल आया। अब अगर इस तरह के खेल शुरू हो रहे हैं, अगर एक जगह से शुरू हुआ, कभी दूसरी जगह से शुरू हुआ, तो ये कहीं ना कहीं असर तो डालेगा ही। कहीं ना कहीं आपका वक्त लेता है, कहीं आपको मेंटली पजल्ड करता है, लेकिन कीमत की जहां तक बात है, अखिलेश यादव ने अभी तक मैसेज यही दिया है कि उनके लिए उनका सांसद भी महत्वपूर्ण है, उनके लिए आजम खान भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आप देखिए कि ना उन्होंने वो, हाँ जरूर है, ये बात आपने जो कही, ये हमारे भी सूत्र ही बता रहे हैं कि कह दिया उन्होंने कि अब नहीं बोलना है, आपने बोल लिया। मगर कुछ दूसरे सूत्र हैं जो पार्टी के नहीं हैं, सियासी गलियारों के हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बगैर इशारे के नदवी की इतनी हैसियत हो कि कुछ बोले, है ना। तो यही चीजें हैं। माने आजम खान अगर स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात करके कोई संदेश दे रहे हैं कि नहीं भाई देखो, मैं अभी भी मतलब मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, तो अखिलेश भी इधर से इशारा कर दे रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं कि भैया मोहिबुल्लाह नदवी बयान दे रहे हैं, यानी दोनों तरफ से खेल चल रहा है, तू डाल डाल में पात पात। तो यही है, यही सियासत है। और ये इसको सेटल होने में भी थोड़ा सा हम लोग और निगाह लगाए रखनी पड़ेगी कि आखिर ये नज़ारा जा कहाँ रहा है। क्योंकि देखिए 8 तारीख को अगर देखिए तो बीती 8 तारीख से अब तक उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल हैपनिंग्स इतनी तेज होने लगी हैं, इतनी घुमावदार होने लगी हैं कि आप
मतलब अब ये लग रहा है कि शायद बिहार का चुनाव, पहले हम कह रहे थे कि नवंबर दिसंबर के बाद यूपी की सियासत बहुत करवट तेजी से लेगी, मगर हमें तो लग रहा है कि बिहार का चुनाव होता रहेगा, यूपी में सियासत जो है वो चुनावी सियासत, सियासत तो सियासत है, चुनावी सियासत के धीरे धीरे जड़ें जो हैं उसमें खाद पानी पड़ना शुरू हो गया है। कौन कहाँ कैसे करेगा, क्या आगे शक्ल बनने वाली है खेमों की, ये सारी चीजें जो हैं, तो इसलिए अब हमको वक्त से पहले थोड़ा सचेत होके हमको आपको चीजों को निगाह में रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। एक बात और कि मायावती ने 8 तारीख को मुलाकात अखिलेश और आजम खान की हुई, लेकिन 9 तारीख को जो मायावती की रैली हुई, मायावती ने मंच से सफाई दी कि भाई मुझे ये कुछ इस तरह की अफवाहें हैं कि किसी नेता की पत्नी किसी नेता के बेटे से मैं मिली हूँ, मैं खुल्लम खुल्ला करती हूँ। आजम खान से अपनी मुलाकात को लेकर उन्होंने सफाई दी कि कोई मुलाकात नहीं हुई। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या ज़रूरत थी? वो तमाम अलग मुद्दों पर बोल रही थी, उनकी रैली का फोकस अलग था। क्या यहाँ पे वो इस बात को अंडरलाइन करने की मायावती को क्या ज़रूरत थी? आप कैसे देखते हैं इसको? असल में मायावती का उस दिन का भाषण ही, कई चीजें उसमें ऐसी हैं जो अंडरलाइन हो गई हैं। मायावती को, अगर वो अपनी पार्टी को फोकस कर रही थी तो उनको आजम खां के ऊपर बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, मगर उनको उत्तर प्रदेश की सरकार को की तारीफ करने की भी क्या जरूरत थी। मायावती को अपनी, इसके पहले तो हमने जो देखा है, किसी विपक्षी दल की तारीफ करते हुए मायावती को हमने नहीं सुना। किसी नेता का जिक्र करते हुए, बड़े पार्टी सुप्रीमोस की बात छोड़ दें, हालांकि वो उससे भी बचती हैं, एक अखिलेश यादव को छोड़ दिए तो उनकी किसी रैली में उन्होंने सोनिया गांधी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम कभी नहीं लिया। हालांकि ये रैली तो बहुत लंबे टाइम के बाद हो रही थी, लेकिन उनकी शैली नहीं है। मगर इस बार वो अपनी शैली के खिलाफ बहुत सारा काम कर रही थी और वो बहुत सारे सवाल खड़े कर गया कि क्या मायावती संदेश भी कुछ दे रही थी। लेकिन ये और आजम खां का जिक्र करना, मायावती को क्या जरूरत पड़ी थी? मायावती के लिए आजम खां का रिलेवेंस क्या है? भाई अगर मायावती इसके पहले भी दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात करती रही हैं और कैंडिडेट्स भी खूब उतारती रही हैं मुसलमानों में, मगर आजम खां की जरूरत तो उनको कभी नहीं पड़ी थी और आजम खां हमेशा उनके खिलाफ ही रहे। मगर मायावती क्यों जिक्र कर रही है? यही मायावती क्यों इस तरह की बात कर रही है जैसी बात उन्होंने की थी? ये सब कुछ एक अलग विषय है जिसके डिटेल में जाना बहुत जरूरी। मैंने जो कहा ना कि 8 तारीख के बाद, 8 तारीख को जो मुलाकात आजम और अखिलेश की हुई, 9 तारीख को मायावती की रैली हुई, उसके बाद बयानों का सिलसिला, मुलाकातों का सिलसिला, और ये जो सब कुछ चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश की सियासत में अब बहुत गंभीरता से एक एक नेता की चाल को समझने का वक्त आ गया है कि वो आखिर ये इशारा है किस चीज का। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को रिफाइन कर लिया है और वो कुछ ऐसा उस रणनीति के भीतर है जो बड़े लोगों को अचानक चौंका सकता है? या क्या जो अभी तक यूपी की बाइपोलर पॉलिटिक्स दिख रही थी, उस पॉलिटिकल एक्सिस के भीतर कोई धार बदलने वाली है? तो नीरज जी, ये 8 अक्टूबर का जो दिन हुआ है, ये दिन, ये कोई चीज, इनमें से जितनी चीजों का जिक्र हम और आप कर रहे हैं आज, ये कुछ अनायास नहीं है। मैं अभी सिर्फ इतना कहूंगा कि ये कुछ भी अनायास नहीं हो रहा है। इन सब के पीछे कोई ना कोई एक प्लान है। ये इंडिविजुअल पॉलिटिक्स भी नहीं है। ये घटनाएं इंडिविजुअल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा नहीं है। ये घटनाएं किसी नए
घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रही हैं और हमको, आपको, हम पत्रकारों को मजबूर कर रही हैं कि आप अपने चश्मे को थोड़ा रीएडजस्ट करें और देखें कि क्या चल रहा है। नहीं, ये जो बात आपने की, मैं इसको थोड़ा सा फोकस देता हूं अपने सवाल की शक्ल में कि आपने जो कहा कि बाईपोलर से कोई ट्राईपोलर की तरफ जा सकती है क्या। दरअसल हम हाल तक जब भी ये बात करते थे कि एनडीए के अंदर बीजेपी के जो सहयोगी हैं, ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो या फिर संजय निषाद हो, ये सब उस वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं जो वर्ग अखिलेश यादव की पीडीए की छतरी के नीचे आता है। यानी अखिलेश के पीडीए को एनडीए का एक तरीके से ये एक काउंटर है, लेकिन इस काउंटर में कहीं भी आसपास एनडीए के ये गठबंधन दल नजर नहीं आते थे। यानी पीडीए तो भाई अखिलेश का है, पीडीए की तो पूरी जमीन अखिलेश की है, एटलीस्ट चुनावी मुहिम के तौर पर। लेकिन मायावती की 9 तारीख की रैली के बाद ये एक बार फिर मुखर हुआ। क्या आपको लगता है कि जो गैर अखिलेश मोर्चा है, पीडीए की जमीन पर खड़ा हुआ, अखिलेश को चुनौती देता हुआ, मायावती की इस रैली के बाद, मायावती के मैदान में आने के बाद वो थोड़ा मजबूत लगने लगा है? अचानक कैसे लगने लगा है कि अखिलेश के पीडीए को कोई चुनौती मिल रही है? देखिए नीरज जी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मोड़ दे दिया आपने बातचीत को। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, तीनों अपने अपने जातियों के नेता बनने की कोशिश में हैं। कुछ हद तक बन भी गए हैं, पॉकेट ही सही मगर है तो। मगर उनमें से कोई मायावती के कद का तो है नहीं, एक बात। दूसरा, मायावती ने भी जो नया फार्मूला दिया है अपना, उसके भीतर भी मोर और लेस पीडीए ही है। अगर आप देखिए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, एक ब्राह्मण प्लस कर लिया उन्होंने, क्षत्रियों को भी एक पॉजिटिव संदेश दे दिया। लेकिन सबको मालूम है कि आज की तारीख में तो क्षत्रिय और ब्राह्मण ज्यादा मजबूती से पिछले चुनाव तक तो बीजेपी का ही वोट करता रहा। अब बचा ये, फिर बच गया पीडीए, और वही पीडीए मायावती भी बात करेंगी। वो कहें ना, ये शब्द ना इस्तेमाल करें, मगर वो बैक टू बेसिक तो वो भी चली गई ना, जो कांशीराम का था। और कांशीराम ने भी बीएसपी को खड़ा कैसे किया था? पिछड़ी जातियों के तमाम नेता, आज अनुप्रिया पटेल हैं, तब सोनेलाल पटेल हुआ करते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, बाबू सिंह कुशवाहा थे, राजभर भी थे, है ना। तो यही सारे लोग, वो अंबेडकर नगर वाले राजभर, रामाचल भी थे, देव राजभर भी थे। तो ये इनमें से तो कोई दलित नेता नहीं था। दलित नेता तो या तो कांशीराम थे या मायावती थी। तो और मुसलमानों में भी उनके पास अपने अपने इलाकों में नेता रहे हैं, मंत्री भी उन्होंने बनाए। तो ये जो बेसिक जो कांशीराम ने डिजाइन किया था, उस बेसिक पर चली गई मायावती, और उसी बेसिक पर मौजूद है अखिलेश यादव। अब एनडीए का क्या होगा? अगर एक बहुत दूर की कौड़ी फेंक दी जाए, बसपा और भाजपा एक साथ आ जाते हैं खुल के, कोई ऐसा नहीं है कि पहले सरकार नहीं चला चुके, सरकार तो चला चुके हैं साथ में, आने में कोई गुरेज भी नहीं है, इसकी संभावना खत्म भी नहीं हो सकती। तो उस केस में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेताओं का रिलेवेंस या दबाव बनाने की जो उनकी कोशिश है वो कमजोर पड़ जाएगी। और कमजोर अगर पड़ जाएगी तो रहना तो उनकी मजबूरी है। लेकिन फिर इक्वेशन दूसरी तरफ भी बदल सकते हैं, इक्वेशन दूसरी तरफ भी बदल सकते हैं कि ये सारे नेता छोड़ दें एनडीए और समाजवादी खेमे में इंडिया ब्लॉक के नीचे आ जाएं, क्योंकि ये इनका कोई ऐसा फिक्स वो तो है नहीं, कोई स्टैम्प पेपर तो है नहीं कि हम नहीं जा सकते। बीच बीच में भाजपा को धमकाते भी रहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो तस्वीरें, अभी तस्वीर जो बनी हुई थी वो मैं यही कह रहा हूं कि वो शेक होना शुरू हो गई है। और वो शेक जब होना शुरू हुई तो उसके कलर्स कहां कहां जाएंगे
अभी वो देखना है, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता। एक बात तो बहुत साफ है कि हिंदुत्व की हाइट इन टर्म्स ऑफ वोट्स अचीव कर चुकी बीजेपी, जी। और लड़ाई अखिलेश यादव अब कॉस्ट ग्राउंड पे ला चुके हैं। राम मंदिर के साथ अब चाहे कितना बड़ा आप झंडा लगा लीजिए, वो जब शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा आपको जिता नहीं पाया अयोध्या की सीट, तो झंडा कितना जिता पाएगा मालूम नहीं। लेकिन वो बनाए रखना है। दूसरी तरफ अब ये ग्राउंड आ चुका है इस मोबिलाइजेशन का, कॉस्ट केमिस्ट्री, कॉस्ट ब्लॉक्स, जो 14 में बीजेपी ने भी किया था, 17 में भी किया था, 19 में भी किया था, लेकिन 22 के बाद से टूटने लगा। तो उस ग्राउंड पर अब बीजेपी कैसे सेट होगी? उस ग्राउंड पे सेट होने के लिए एक तो जो सरकार अभी चल रही है वो ग्राउंड नहीं बना पा रही है, या बनने नहीं दे रही है, किन्हीं किन्हीं वजहों से वो ग्राउंड नहीं बन पा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का ग्राउंड बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रणनीतिकार भी तो जमीन समझ रहे हैं। उनको मालूम है कि अच्छा, बीजेपी के पास क्या है कि जातियों के नेता तो हैं, लेकिन वो भी सब सरकार से खून की खाए हुए हैं। घटनाएं ऐसी हो जा रही हैं। तो मैं पहले भी कहता रहा कि संगठन सरकार दोनों का तालमेल बहुत नहीं है, और इस बार भी मैं यही कह रहा हूं कि नहीं है, और इस वजह से ये चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। फिर कैसे लड़ेंगे चुनाव, और फिर कैसे पीडीए को चैलेंज देंगे? जी। इस गणित को बनाने में बीजेपी लगी हुई है, और बीजेपी की रणनीति आपको बिल्कुल अभी सामने नहीं आएगी। ये सब बहुत सारी जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इन सबको देखें और 4, 5, 6 महीने का इंतजार करें, और फिर देखें कि शक्ल क्या बनती है। क्योंकि देखिए, मैं अपने पूरे मैंने कभी भी घोषणाएं नहीं की, भविष्यवाणियां नहीं कर पाता हूं मैं, क्योंकि भविष्यवाणियां क्यों करनी? भविष्यवाणी इसलिए नहीं करनी कि भाई कब तस्वीर बदल जाए। आप तो बैठे नहीं है वहां ना। ठीक बात। तो लेकिन जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को देखते रहना है, और वो अपने दर्शकों को अनफोल्ड करते रहना है। जी जी जी। बस हमारी भूमिका तो यही। बिल्कुल नहीं। सही बात है कि जिस तरह की राजनीतिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उससे ये बिल्कुल नहीं लगता कि चुनाव जो हैं वो तकरीबन 500 दिन 450 दिन दूर हैं। लगता है कि चुनाव अब आए और तब आए। और आज हमने बात की जिस आजम खान की, स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, तो आजम खान अभी भी अखिलेश यादव के ऊपर, अखिलेश यादव के साथ मुलाकात के बाद भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, और अपने इर्द गिर्द वो एक रहस्य की, उत्सुकता की जो एक चादर ओढ़े हुए हैं, उसको हटाना नहीं चाहते हैं। तो ये मुलाकातें आने वाले दिनों में भी चलती रहेंगी, जिन पर हमारी नज़र रहेगी। और आजम खान का अगला रुख क्या होगा ये भी हम देखते रहेंगे। अखिलेश यादव का भी अगला रुख क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, ये भी बहुत जानना इंटरेस्टिंग होगा। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।